जंग अनेक जुलाई की एक उमस भरी सुबह थी। आईपीएस को कहा, कल विधायक के बेटे को पूछताछ के लिए थाने बुलाओ और सीसीटीवी निकालो उस इलाके के। डीएसपी हिचकिचाया, मैडम, वो मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार हैं, तो कानून उनके लिए नहीं है। रोशनी का स्वर एकदम सख्त हो गया। उस रात पहली बार सीएम हाउस में रोशनी का नाम लिया गया। एक चाय के प्याले के साथ किसी वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह औरत बहुत दूर तक जाएगी अगर इसे अभी नहीं रोका गया। टकराव और ट्रांसफर अगले हफ्ते रोशनी को एक मंत्रिमंडल मीटिंग में बुलाया गया। सबने उसे एक विशेष जांच समिति का हिस्सा बनाने की बात कही जिससे वह फील्ड से हटा दी जाए, लेकिन रोशनी ने इनकार कर दिया। मैं जनता के बीच रहकर काम करना चाहती हूं, फाइलें देखकर नहीं, जमीनी हकीकत देखकर फैसला लेती हूं। एक सीनियर अधिकारी ने धीमे से कहा, मैडम, राजनीति से मत टकराइए, यहां ज्यादा ईमानदारी जिंदगी छोटी कर देती है। रोशनी मुस्कुराई, पर जिंदगी अगर घुटने टेक दे तो वह जिंदगी भी किस काम की। इसी बीच एक और घटना ने शहर को हिला दिया। एक महिला पत्रकार को धमकी मिली थी क्योंकि उसने एक विधायक के सेक्स रैकेट से जुड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था। रोशनी को केस सौंपा गया। उसने पूरी योजना बनाई, गोपनीय टीम बनाई, कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, बैंक डिटेल्स खंगाली और एक सप्ताह के भीतर पूरी गैंग को दबोच लिया। विधायक के दफ्तर पर छापा पड़ा। वहां से जो मिला उसने सबको चौंका दिया। कैश से भरे सूटकेस, महिलाओं की फाइलें और सीएम ऑफिस से कनेक्शन की सीधी कड़ियां। मैडम, आपको बहुत बड़ा हाथ लग गया है, पर यह हाथ आपको कुचल भी सकता है, उसके सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर मलिक ने कहा। फर्क नहीं पड़ता मलिक, मैं डरी नहीं हूं, मैं यहां डरने नहीं आई थी। उस रात मीडिया में खबर चली, आईपीएस रोशनी वर्मा ने सत्ताधारी दल के विधायक को यौन शोषण मामले में गिरफ्तार किया। सीएम हाउस की लाइटें पूरी रात जलती रहीं और सुबह रोशनी के टेबल पर एक ट्रांसफर ऑर्डर पर सामशिप पाई रहा था। शिवगढ़ से हटाकर उसे ट्रैफिक कंट्रोल झांसी भेजा गया था। रोशनी ने ट्रांसफर ऑर्डर देखा, एक गहरी सांस ली और कहा, यही तो डरते हैं ये लोग, एक औरत जो बिकती नहीं। उसने कुर्सी से उठते हुए थाने के स्टाफ से बस इतना कहा, मैं जा रही हूं, लेकिन यह जंग अभी शुरू हुई है। झांसी का नया मोर्चा रोशनी वर्मा ने जैसे ही शिवगढ़ की कुर्सी छोड़ी, पूरे जिले की हवा बदल गई।
जिन आंखों में उम्मीद थी वहां फिर से थकान थी। पर झांसी भेजी गई रोशनी ने यह ट्रांसफर एक सजा नहीं, एक नया मोर्चा माना। ट्रैफिक कंट्रोल का कार्य कमतर नहीं था उसके लिए, बल्कि यह मौका था उन जड़ों को हिलाने का जो सड़क से संसद तक फैली थीं। झांसी के ट्रैफिक कार्यालय की इमारत पुरानी थी, पंखा खड़खड़ाता था और फाइलें दीमकों की गिरफ्त में थीं। लेकिन रोशनी का स्वागत वहां भी गर्मजोशी से नहीं हुआ। सीनियर अफसरों को लग रहा था कि उसे एक सबक सिखाने के लिए यहां भेजा गया है, जहां वह मीडिया की नजरों से दूर सिस्टम के कब्रिस्तान में दफन हो जाए। लेकिन रोशनी को दबाया नहीं जा सकता था। तीसरे दिन उसने हीलियम चौराहे पर खुद ट्रैफिक मॉनिटरिंग की। वहां एक वीआईपी काफिला गलत दिशा से आते पकड़ा गया। गाड़ी की खिड़की से झांकते मंत्री जी के ड्राइवर ने जैसे ही सायरन बजाया, रोशनी ने गाड़ी के सामने खड़ी होकर उसे रोका। यह आप क्या कर रही हैं मैडम? हमें लखनऊ पहुंचना है जल्दी, ड्राइवर ने कहा। लखनऊ तभी पहुंचिए जब कानून का पालन करिए। हेलमेट नहीं, बेल्ट नहीं, रेड लाइट क्रॉस, और यह गाड़ी कौन चला रहा है? मंत्री जी क्या नाबालिगा को ड्राइविंग सिखा रहे हैं? मंत्री जी गाड़ी से उतरे। उनकी आंखों में हैरानी और गुस्सा एक साथ था। आप जानती हैं मैं कौन हूं? आप वही हैं जिनके पोस्टर पर लिखा होता है जनता का सेवक। तो आज सेवा में चालान कटवा लीजिए, रोशनी ने शांति से जवाब दिया। वीआईपी नियम और पुराना केस, यह वीडियो वायरल हुआ और अगली सुबह एक अज्ञात कॉल रोशनी के सरकारी नंबर पर आई। अगर आप अपनी जगह सुरक्षित रखना चाहती हैं तो अपनी हद में रहना सीखिए। लेकिन रोशनी चुप नहीं बैठी। उसने इसी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए एक नई योजना शुरू की। वीआईपी रोड नहीं, वीआईपी नियम। मंत्री हो या आम आदमी, सबके लिए एक ही ट्रैफिक रूल। शहर में पहले जहां लाल बत्तियों पर पुलिस वाले मुंह फेर लेते थे, अब वहीं सीसीटीवी की आंखें टकटकी लगाए देख रही थीं। जुर्माने शुरू हुए। जुर्माना देने वालों में कई मंत्री, बड़े व्यापारी और पुलिस अफसर भी शामिल थे। इसी दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। एक पुराने राजनीतिक केस की फाइल फिर से खुली। रोशनी को जानकारी मिली कि 2004 में हुई एक सांप्रदायिक हिंसा की जांच, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसे फर्जी आधारों पर बंद कर दिया गया था। फाइल रोशनी के पास लीक हुई थी, गोपनीय तरीके से। उस रात रोशनी देर तक फाइल के पन्ने पलटती रही। कुछ गवाहों के बयान गायब थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट फर्जी थी और एक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तक मिलते नहीं थे। उसके भीतर कुछ सुलगने लगा। कानून से खिलवाड़ का यह सबसे नंगा उदाहरण था। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और निलंबन, और फिर वह फैसला हुआ जिसने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया। रोशनी वर्मा ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री सुनीता राणा को समन जारी किया। मंत्रालय में खलबली मच गई, फोन बजने लगे, आला अफसरों ने दबाव डाला। मैडम, यह आत्मघाती कदम है। सुनीता राणा अभी भी पार्टी की सर्वेसर्वा हैं, रोशनी ने कहा।
जी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पर हर व्यवस्था में एक मर्यादा होती है। आपने कई मर्यादाएं लांघी हैं। रोशनी ने सीधे देखा। कानून की मर्यादा लांघने वालों के लिए मेरी कोई मर्यादा नहीं। फिर भी अगर आप कुछ समय के लिए छुट्टी ले लें तो अच्छा रहेगा, देश के लिए भी, आपके लिए भी। माफ कीजिए, मैं छुट्टी लेने नहीं, छुट्टी देने आई हूं भ्रष्टाचार को। उस मीटिंग के 2 दिन बाद रोशनी को 2 और ट्रांसफर आदेश मिले, एक ही हफ्ते में। अब तक कुल 45 बार उसका ट्रांसफर हो चुका था, फिर भी वह नहीं टूटी। एक वरिष्ठ जज ने निजी रूप से रोशनी से कहा, आपके जैसे अफसर इतिहास में गिने जाते हैं, पर समय के साथ मिटा भी दिए जाते हैं। क्या आप उस मिटने के लिए तैयार हैं? रोशनी ने एकदम शांत स्वर में कहा, मैं मिटने नहीं आई, मैं लिखने आई हूं इतिहास। अंतिम प्रहार और जनता का जवाब। और तब हुआ वो जो सबसे अप्रत्याशित था। मुख्य सचिव कार्यालय से लीक हुई एक फाइल ने साफ कर दिया। रोशनी के खिलाफ चरित्र प्रमाण पत्र तैयार किया जा रहा था, जिसमें उसे मानसिक असंतुलन, अति आक्रामक और अनुशासनहीन घोषित करने की सिफारिश थी। यह वह आखिरी वार था जो रोशनी को खुद सिस्टम के पागलखाने में भेजने की कोशिश थी। लेकिन इस बार जवाब रोशनी से नहीं, जनता से आया। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। #MUGBackWithAdity ट्रेंड हुआ। पत्रकार, छात्र और पूर्व अफसरों ने सरकार से जवाब मांगा, और उस शोर में एक आवाज और थी, शबाना की। अगर मैडम पागल हैं तो मैं उन्हीं की तरह पागल बनना चाहती हूं। रोशनी ने मीडिया को पहली बार सीधे जवाब दिया, अगर सच बोलना पागलपन है तो मैं पागल हूं। अगर गुनाह रोकना बदतमीजी है तो मैं बदतमीज हूं। और अगर ट्रांसफर से किसी को ईमानदारी सिखाई जा सकती है तो मेरा हर ट्रांसफर तुम्हारे झूठ पर एक तमाचा है। वर्मा की आवाज अब सिर्फ प्रशासनिक हलकों में नहीं गूंज रही थी, बल्कि वह आम जनता के दिलों में भी उतर चुकी थी। अथाह अकेलापन। लेकिन जैसे ही आवाज ऊंची होती है, उसे दबाने की कोशिशें और गहरी होती जाती हैं। दिल्ली से लौटने के 1 हफ्ते बाद ही रोशनी के घर के सामने एक कार बम फटा। सौभाग्य से वह उस वक्त ड्यूटी पर थी, लेकिन गार्ड और ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गए। यह हमला अब स्पष्ट था, चेतावनी नहीं, हत्या का प्रयास था। जांच में कोई सबूत नहीं मिला, सीसीटीवी फुटेज गायब, कॉल रिकॉर्ड्स मिटाए गए, और विस्फोटक सरकारी सेना के स्टॉक जैसा था। यह जो कर रहे हैं वही डर रहे हैं, रोशनी ने उस दिन अस्पताल में घायल ड्राइवर को देखकर कहा। उसकी आंखों में पानी था, पर आवाज लोहे जैसी सख्त। फिर भी सब कुछ थकने लगा था। 24 साल की सेवा में 45 ट्रांसफर, हजारों मुकदमे, सैकड़ों धमकियां और अंतहीन अकेलापन। उसकी मां, जो अब उम्र के आखिरी दौर में थी, एक दिन बोली, बेटी तुमने सब कुछ किया, पर क्या खुद को बचा पाई? रोशनी चुप रही। शायद खुद को बचाना कभी उसकी प्राथमिकता नहीं थी। उसने देश को बचाने की कसम खाई थी, खुद को नहीं। अंतिम विकल्प और अनकही कुर्बानी। लेकिन अब सब बदल रहा था। केंद्र सरकार ने उसे एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर भेजने का प्रस्ताव दिया। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सुरक्षा प्रमुख की भूमिका, मोटी तनख्वाह, ग्लोबल स्टेटस, विदेश पोस्टिंग। पर शर्त यह थी, आपको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी कि आपने कुछ मामलों में प्रशासनिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। उसने प्रस्ताव पढ़ा, एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से कागज फाड़ दिया। मैं बिकती नहीं, मैंने कहा था, और मैं आज भी वही कहती हूं। उसने सिर्फ इतना कहा। वह प्रस्ताव शायद आखिरी वैधानिक तरीका था उसे चुप कराने का। अब सिर्फ अवैध रास्ते बचे थे, खामोशी का शोर और इतिहास की इबारत। एक रात जब रोशनी अकेली थी, उसने नोट किया कि उसकी खिड़की से झांकता कोई चेहरा अचानक गायब हो गया। उसके बाद दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा सरकाया गया। लिफाफे में सिर्फ एक फोटो थी, उसकी मां की, और पीछे लिखा था, चुप रहो। रोशनी उस रात पुलिस कंट्रोल रूम नहीं गई, ना ही FIR लिखवाने की कोशिश की। उसने सिर्फ एक रिपोर्ट अपने सरकारी कंप्यूटर में फीड की। अगर मैं लापता हो जाऊं तो इसका जिम्मेदार कौन है? यह फोल्डर D27 में मिलेगा। और अगले दिन रोशनी गायब हो गई। पुलिस ने कहा वो थक चुकी थी, छुट्टी पर गई होंगी। सरकार ने कहा वो जांच के दायरे में थी। मीडिया ने 2 दिन शोर मचाया, फिर चुप हो गया। लेकिन उसके दोस्तों ने, खासकर इंस्पेक्टर मलिक ने, हार नहीं मानी। उन्होंने वह फोल्डर खोज निकाला। उसमें रोशनी के द्वारा दर्ज किए गए 17 बड़े केस थे। हर एक केस में सत्ता के बड़े नाम, सबूत, ऑडियो रिकॉर्डिंग, गवाहों की सूची और सबसे बड़ी बात, एक वीडियो। वीडियो में रोशनी ने खुद कहा था, अगर आप यह देख रहे हैं तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं, लेकिन याद रखिए, मैंने किसी की मौत नहीं चाही, सिर्फ उसकी जो कानून से ऊपर बनने की कोशिश करता है। अगर मेरी आवाज बंद की गई है तो आप इसे आवाज बनाइए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ईमानदारी मेरी कब्र बन जाए। मैं चाहती हूं कि वह आपकी मशाल बने।
में एक नई शुरुआत वीडियो वायरल हुआ। पूरा देश देख रहा था। जनता फिर सड़कों पर उतरी। सरकार घबरा गई, जांच बिठाई गई, कुछ गवाह गायब हुए, कुछ सबूत जला दिए गए। पर एक बात नहीं बदली। रोशनी अब एक अफसर नहीं, आंदोलन बन चुकी थी। 4 महीने बाद अचानक एक गांव के पास एक साधारण महिला अस्पताल में एक अचेत और घायल महिला मिली। शरीर पर कई निशान, बाल कटे हुए, जुबान कटी हुई। किसी ने पहचान नहीं पाई, पर मलिक ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया। वह रोशनी थी। गायब कर दिया गया था उसे, पर मिटाया नहीं जा सका। वो धीरे धीरे ठीक हुई। बोलना नहीं आ रहा था, पर लिख सकती थी। उसने सिर्फ एक शब्द लिखा, जिंदा। वह अब सेवा में नहीं थी, लेकिन उससे पहले उसने एक याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में, मैं नहीं, पर अगली रोशनी के लिए। हर ईमानदार अफसर की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र संस्था बने जो ट्रांसफर, निलंबन और उत्पीड़न की जांच करे। सालों बाद वह याचिका पास हुई। एक नया कानून बना, प्रशासनिक स्वतंत्रता अधिनियम 2030। हर ईमानदार अफसर को अब एक वैधानिक संरक्षण प्राप्त है, जिसकी नींव एक अकेली औरत ने अपने लहू से रखी। और अब हर नई आईपीएस ट्रेनिंग अकादमी में एक दीवार पर लिखा होता है, सिस्टम से लड़ने के लिए एक रोशनी वर्मा काफी होती है।